हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 5, जिसका नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ई गवर्नेंस। तो देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए। आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे वो क्वेश्चंस। देखो, यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे हम आज की इस वीडियो में। देखो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय सोल ट्रेडर्स। आपको पता होना चाहिए कि सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द लीगल एक्सेप्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ सोल ट्रेडर्स, इनकी लीगल एक्सेप्ट क्या होते हैं और सोल ट्रेडर की लाइबिलिटीज क्या होती हैं। और आल्सो मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो, इनमें 3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए गए हैं, इसका मतलब ये 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सोल ट्रेडर्स की बात करें तो सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि इनके लीगल, मतलब गवर्नमेंट से इनका कुछ भी लिंक नहीं होता, लीगली कुछ नहीं होता है। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना बिजनेस खुद चलाते हैं। और इसीलिए इनको टैक्स भी बहुत कम पे करना पड़ता है। अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस भी इनका खुद का ही होता है। तो ये ऐसे होते हैं सोल ट्रेडर्स। चलो, इसमें जो लिखा हुआ है हम उसको भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं, वन बाई वन। देखो दोस्तों, लिखने का तरीका देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि आ सोल ट्रेडर्स इज आल्सो नोन एन सोल प्रोप्रेटरशिप। ये भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम सिंपल में अगर हम बोलें सोल ट्रेडर्स को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और a simple business arrangement is in which one individuals run and owns entire business। इसमें क्या दे रखा है कि जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, ये एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आपके जो भी एक ही इंडिविजुअल्स, मतलब एक ही बंदा होता है, वो ही अपना बिजनेस खुद ही चलाता है, पूरा बिजनेस, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर्स। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं। सोल ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि अपने आप ही बिजनेस चलाते हैं, एक ही बंदा बिजनेस चलाता है, ठीक है। पूरे बिजनेस को खुद ही देख रेख करता है उसकी, उसको बोलते हैं हम सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर बोलते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, सोल प्रोप्रेटरशिप, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलिए हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि आ सोल, मतलब सोल ट्रेडर्स में इसको बोलूँगा क्योंकि मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ इसको। देयर इज ए नो लीगल डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। देखो, इसमें कोई लीगली कुछ नहीं होता, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। जिस सोल आपका ट्रेडर्स होते हैं, इसमें लीगली कुछ नहीं होता, मतलब ये जो बिजनेस होता है इसमें लीगली किसी का कोई भी हाथ नहीं होता गवर्नमेंट का, ठीक है। कोई नोट डाउन वगैरह नहीं होता ये, क्योंकि ये खुद ही ओन करता है, खुद का बिजनेस होता है। चलो हम से थर्ड पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, आ सोल प्रोप्राइटरशिप इज इज नॉट नेसेसरी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड। देखो, जरूरी नहीं है ये रजिस्टर्ड हो। देखो, यहाँ पर ये पॉइंट साफ साफ लिख कर आया आपके लिए कि इट इज नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर्ड। ये बात आपको साफ साफ देखो लिख कर आया है इस जगह, ठीक है। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा गया है, इट इज़ द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द आइडियल चॉइस ऑफ रन स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस। देखो, यहाँ पर देखो, अब तो एक बंदा अगर बिजनेस को चला रहा है तो कैसे चलाएगा, छोटा मोटा ही तो बिजनेस होगा, और लीगल भी उसमें कुछ भी नहीं है लीगली। तो इसीलिए मीडियम स्केल बिजनेस होता है और छोटा सा स्मेल होता है, छोटा सा स्मॉल स्केल का बिजनेस होता है। ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं होता, क्योंकि बड़ा चौड़ा बिजनेस होगा तो उसमें पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, फंडिंग कहाँ से आएगी। इसलिए इसको हम छोटा बिजनेस या फिर मीडियम स्केल बिजनेस बोल देते हैं, ठीक है। और देखो क्या है, मैनी सोल्ड प्रो, यही मैं सोल ट्रेडर्स बोलता हूँ उसको, ठीक है। डू बिजनेस अंडर द ओन नेम्स। अच्छा, ये बिजनेस किस तरीके से करते हैं, अपने नाम से ही बिजनेस करते हैं। क्यों, बिकॉज क्रिएटिंग आ सेपरेट बिजनेस और ट्रेड नेम इज नॉट नेसेसरी। अगर अलग बिजनेस का नेम वगैरह चलाएंगे ना, इनका नाम से ही काम हो जाता है कि इसका बिजनेस है, इसका बिजनेस है, ठीक है। अलग से अगर ट्रेड कोई अब नाम अगर ये लिख के चलाएंगे तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, है ना। हाई टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा ये नाम। इसीलिए अपने नाम से ही चलाते हैं, ये सोल ट्रेडर्स होते हैं। अब इसके देखो लीगल एक्सेप्ट और लाइबिलिटीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, मैं जैसे कि पहले ही आपको बता दें, लीगल एक्सेप्ट इसका कुछ होता ही नहीं है, और लीगली रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा होगा, देखो क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द सोल
ट्रेडर्स इज दैट देयर इज एग्जिट अ लैक ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो लैक का मतलब है कमी होती है लीगल फॉर्मेलिटीज की, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट लॉ टू गवर्न इट। कोई गवर्नमेंट ने अलग से लॉ नहीं बनाया इनके लिए, ये बात आपको याद रखनी है। और देखो क्या है, द ओनर ओनली द रिस्क बैरियर इन सोल प्रॉपर, मतलब स्मॉल बिजनेस जो, मैं इसको देखो बार बार बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को ट्रेडर्स बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर मत कहना गलत बोल दिया सर ने। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है कि ओनर, देखो छोटा सा बिजनेस है, अपने ऊपर ही ना अपने नाम से चला रहा है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, लीगली कुछ है नहीं, तो इसका रिस्क किसके फैक्टर होगा, ओनर का ही तो रिस्क होगा, जिसके नाम से जो चल रहा है बिजनेस। अगर लॉस होगा तो उसका लॉस होगा, फायदा होगा तो कोई एडवांटेज क्या है उसका, फायदा होगा तो उसका ही फायदा होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पर, यही चीज़ समझाई गई है। चलो हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, आल्सो ही इज़ द ओनली हु एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स। देखो ये बात आ गई भैया, जो जिसके रिस्क है इसका वही तो एंजॉय करेगा प्रॉफिट, अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो झेलेगा, मजे करेगा, और अगर लॉस हो गया तो भैया उसके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई स्टेक होल्डर्स नहीं होते। स्टेक होल्डर्स का मतलब समझ रहे हो, कोई पार्टनरशिप वगैरह कुछ नहीं होती कि इसने हमने अपना शेयर डाल दिया ये डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए सारा प्रॉफिट इसी का होता है, ठीक है। चलो हम फोर्थ पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन लीगल टर्म। तो फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, इन लीगल टर्म द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट वन, ठीक है। फोर पॉइंट क्या है अपना, देखो इन लीगल टर्म द बिजनेस एंड द ओनर आर वन। देखो लीगली भी है ना, लीगल टर्म इसका क्या है कि जो बिजनेस होता है और ओनर होता है एक ही होता है, ठीक है। और देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कोई लीगल अलग से आइडेंटिटी नहीं होती, यानी कि कोई दूसरा बंदा ओन नहीं करता इसको। यही सब दे रखा है इसमें, ये बात आपको याद रखनी है। अगर स्कूल टीचर से क्वेश्चन आया या फिर ये जो भी इसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि सिम एक ही बंदा काम करता है, एक ही बंदे अगर रिस्क फैक्टर रहता है उसका लीगली कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है और आपको एग्जाम में आंसर आपको लिख कर आना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अब देख लेते हैं क्या है, द लाइबिलिटीज ऑफ सोल ट्रेडर्स इज अनलिमिटेड। इनकी लाइबिलिटीज क्या बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस मीन्स आ सोल ट्रेडर इज सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल लॉसेस। लॉसेस भी देखो, लाइबिलिटीज का मतलब लॉसेस वगैरह ना, वो ये लिखा हुआ, पोटेंशियल लॉसेस इज बेस्ड ऑन द कंपनी ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इनके बेसिस पे इसके पोटेंशियल लॉसेस होते हैं, ठीक है। चलो हम इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो एडवांटेज तो मैंने आपको बताई थी क्या एडवांटेज है, फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। देखो क्या है, पहला एडवांटेज हमारा इजी इस्टेब्लिशमेंट। तो इजी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, आसानी से कंपनी खोल सकते हो अपने नाम से, कुछ ज़्यादा लीगली झंझट ही नहीं है भैया, नाम यहाँ करो वो करो। तो इसीलिए ये पहला एडवांटेज है कि सरकार को कुछ लीगल करना नहीं है, अपना धंधा खोल दिया। तो वही होता है इजी एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर लिखा भी, द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोप्रिएटर्स इज यूज एज अ लीगल आइडेंटिटी फॉर अ बिजनेस एज वेल, ठीक है। उसके नाम से ही चलता है बेसिकली धंधा, तो कोई ज़्यादा मदद नहीं होती। ये इसका प्रॉफिट हो गया। अगर हम दूसरे प्रॉफिट की बात करें, तो देखो क्या है दूसरा प्रॉफिट इसका, द पैन, मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑफ द प्रोमोटर कैन यूज टू ऑब्टेन द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस। देखो केवल अगर बिजनेस खोलना है ना, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, ये इसका प्रॉफिट है। कोई लीगल और कोई काम नहीं करना चाहिए। तो क्या है, और दूसरे अगर एडवांटेज की बात करें, दूसरा एडवांटेज क्या है, इजी ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसा होता है, बहुत इजी होता है। कैसे होता है, क्योंकि भैया देखो सिंगल पर्सन अगर काम कर रहा है तो ऑपरेशन तो इजी हो नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, सिंस देयर इज ओनली वन सिंगल पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द एंटायर बिजनेस, जो कि पूरा बिजनेस चला रहा है, इट इज़ ईजी टू ऑपरेट बिजनेस। बिजनेस को चलाना आसान हो जाता है, विदाउट एनी, कोई भी इंटरफेरेंस, कोई अलग बंदा दखल अंदाजी नहीं करता। कि सपोज दैट अगर दो बंदे बिजनेस को चलाते, एक को पसंद आया एक को नहीं पसंद आया, वो कह रहा है मैं ये करूँगा, दूसरा कह रहा है मैं ये करूँगा, तो लड़ाइयाँ होंगी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इंटरफेरेंस होगी। अब सिंगल बंदे का बिजनेस है, उसके नाम से चल रहा है, तो उससे कोई हो गई नहीं लड़ाइयाँ वगैरह। तो ये क्या है, बहुत ईजी होता है, इसीलिए ईजी ऑपरेशन हो गया। अगर हम इसमें और देखें पॉइंट, तो क्या है, सोल डिसीजन मेकर, उसका खुद का डिसीजन मेकर होता है, खुद डिसीजन लेता है। डज नॉट नीड टू कंसिडर एनी अदर ओपिनियन, किसी के ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं होती उसे। तो ये सब क्या है उसके प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड क्या है इसमें,
प्रॉफिट भी अगर देखो, अगर ज़्यादा कंपनी ने पैसे कमाए तो सब उसके, है ना, ये सब क्या है इसके इसके एडवांटेजेस हैं। और क्या है, टैक्सेशन एंड कंप्लेंसेस, ये भी इसके एडवांटेज है। कॉन्फिडेंसली, अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी ये ज़रूरी है। अब देखो, अगर दो बंदों के बीच में बात है, कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ भी घोटाला कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो लीक होने की, लीगल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस होते हैं। जब एक ही बंदा काम कर रहा है, एक ही बंदे के नाम पे बिजनेस है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन लीक करेगा? उसको ही पता है, वही डिसीजन लेता है। तो इसमें कॉन्फिडेंसली इसकी बरकरार रहती है। ठीक है। चलो अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो पहला डिसएडवांटेज तो हमारा वही होगा, क्या वही, कि इसका जो प्रॉफिट तो वही, अगर इसको लॉस हुआ तो लॉस तो पूरा इसी को झेलना पड़ेगा। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। और देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है इसकी, कौन कौन सी होती हैं? अगेंस्ट एनी लॉसेज द प्रोपराइटर हैज टू मीट द ऑल लाइबिलिटीज। ठीक है। द पर्सनल एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी में गेट द यूजर डिस्चार्जिंग एनी लाइबिलिटी एंड डेबिट्स। मतलब यही यहाँ पर यही लिखा गया है, अगर इसको लॉस हुआ तो ये खुद ही झेलेगा, कितना भी लॉस हो। ठीक है। और दूसरा क्या है इसका डिसएडवांटेज? ऑब्टेनिंग फंड्स। आप देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कि भाई ये एक सिंगल बंदा बिजनेस चला रहा है, उसके नाम से बिजनेस चला है, तो उसे फंडिंग की जरूरत तो होगी बिजनेस चलाने के लिए। तो फंडिंग कहाँ से लाएगा? दो होते तो आधा आधा पैसा लगा देते। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और देखो क्या है, यहाँ पे तो टैक्सेस के बारे में बात किया, टैक्सेस क्या है, हायर टैक्सेस, इसको ज़्यादा टैक्स भी पे करने को पड़ेगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, कैन आल्सो सब्जेक्ट टू इन पेमेंट ऑफ हायर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, है ना, सिंगल बंदा है उसको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और देखो क्या है यहाँ पर, नो बिजनेस राइट्स ऑफ, कोई इसके बिजनेस कोई रिटर्न में तो होता नहीं है, तो देयर देयर आर नो बिजनेस राइट्स ऑफ विच एग्जिट मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। चलो ये तो आपको पता चल गया। अब देखो, ये आपको समझ आ गया होगा सोल ट्रेडर्स क्या होता है, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए देखो, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखो मेरे हिसाब से चार पांच क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस वही आप पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि पार्टनरशिप क्या होती है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप में, और उसके टाइप टाइप ऑफ पार्टनर, कौन कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, देखो, पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है पार्टनरशिप में क्या होता है। अगर कोई भी, अगर हमें बिजनेस चलाना है या फिर कुछ भी चलाना है, तो दो, मिनिमम दो बंदे तो चाहिए पार्टनर के लिए, कि एक सिंगल पार्टनर ये है, दूसरा पार्टनर ये है ना, दो बंदे तो चाहिए ही चाहिए। और क्या होगा, अगर लॉसेस भी हुए तो उसमें क्या, दोनों झेलेंगे, एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी। ठीक है। तो ये पार्टनरशिप के बाद सब कुछ पार्टनरशिप में आता है। चलो हम इसको पढ़ भी लेते हैं, देखो हमारे क्वांटम में कैसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं ना, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसमें। देखो क्या लिखा गया है, पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, अ पार्टनरशिप इट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पीपल, कम से कम दो या दो से ज़्यादा पीपल होने चाहिए, टू ओवर्स बिजनेस ऑपरेशन एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज। देखो, बिजनेस के फायदे और नुकसान झेलने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी पार्टनरशिप में। इसी को यही पॉइंट हमारा पहला पॉइंट लिख रखा है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखो गौर से देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप मे बी इंडिविजुअल्स। देखो, एक सिंगल बंदा भी हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्टेड बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट होता है किसके बेस पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी चल रही है तुम्हारी, स्कूल्स हो गया, गवर्नमेंट्स हो गई, है ना, कॉम्बिनेशन हो गया इन सब का, इन सब के बेस पे क्या होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है। ठीक है। अगर देखो मेन पॉइंट, देखो ये जरूर आपको लिख के आना है, मेन पॉइंट क्या है आपका, थर्ड जो पॉइंट दे रखा है इसमें, क्या है, देखो, द लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया इज प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, इसके जो भी रूल्स नियम वगैरह कहते हैं तुम्हें पार्टनरशिप में बिजनेस करना है ना, क्योंकि ये लीगली होगा सब कुछ, क्योंकि दो बंदे हैं, क्योंकि एक सिंगल नाम से नहीं चल रहा, इसके अलग से एंटिटी होगी। ठीक है। और ये सब अपने 1932 एक्ट में लिख रखा है अपने, तो ये बात आपको याद रखनी है अपने संविधान के। ठीक है ना। चलो हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक्ट याद रखना, बेसिकली 1932 वाले एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। चलो हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है,
दिस एक्ट ले डाउन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बिटवीन द देमसेल्फ। ठीक है, देखो इसमें जो अगर हम इसके उसके बारे में बात करें, ड्यूटीज के बारे में बात करें, तो क्या है इसमें, देखो दे दिस एक्ट ले डाउन द राइट्स, जो भी राइट्स होंगे है ना, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बिटवीन देमसेल्फ अलग, एंड लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स के बीच में लीगल रिलेशनशिप होगी है ना, एंड थर्ड पर्सन विच आर इंसिडेंटल टू फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। देखो दो बंदे हैं, उनके बीच में पार्टनर्स में लीगल लीगल पार्टनरशिप होगी, ठीक है, लीगल रिलेशन होंगे, सब कुछ रिटर्न होगा। अगर तीसरा बंदा भी इंटरेस्टेड है अपना पैसा लगाने में, पार्टनरशिप करने में, तो उसके लिए भी लीगल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब इसमें होता है। अब देखेंगे इसके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, के फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर हम पहले फीचर्स की बात करें तो क्या है, फॉर्मेशन या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किस तरीके, देखो अगर हम लीगली सब कुछ करेंगे तो एग्रीमेंट तो हमें करना पड़ेगा, है ना, नोट कॉपी पे लिखना पड़ेगा सब कुछ। तो वही देखो क्या है, अब यहाँ पर देखो एक्ट के बारे में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब एक्ट कौन सा, 1932 जो एक्ट था उस बारे में बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एक्ट में क्या लिखा था, अ फर्म मस्ट बी फॉर्म्ड बाय अ लीगल एग्रीमेंट। जो भी तुम फर्म बना रहे हो उसमें लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में, कि चाहे दो हो, दो से ज़्यादा हो, या तीसरा बंदा भी इंटरेस्टेड हो, है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एंटर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट बने वो एक फॉर्म में ना, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाए, इसीलिए ये एक्ट में लिखा हुआ है। तो इट्स बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी लॉफुल। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे पैसा लेना देना या कुछ भी होना, ये लॉफुल मतलब लॉ के अकॉर्डिंग होगी, जो भी उसमें एक्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। द मोटिव शुड बी वन प्रॉफिट। और मोटिव क्या होता है, कि प्रॉफिट कमाना है। चाहे तू पैसा लगा, चाहे तू पैसा लगा, कोई भी तीसरा बंदा पैसा लगाए, चौथा बंदा पैसा लगाए, पैसा कोई भी लगाए, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस खोलने का, कि भैया हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमने 50 रुपये लगाए, कम से कम हमें 150 रुपये मिले या 100 मिले, 50 से कम ना मिले तो वो लॉस में जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। चलिए हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़, देखो इसमें बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है, नुकसान। तो देखिए क्या है, ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द बिजनेस। अलग अलग लाइबिलिटीज होती है सारे पार्टनर्स की, ठीक है। क्या है, द पार्टनर आर ऑल इंडिविजुअली जॉइंटली लाइबिलिटी लाइबल इन द फर्म एंड पेमेंट ऑफ ऑल डेबिट्स। जितने भी डेबिट्स होते हैं सब झेलते हैं उसको, ठीक है। दिस मीन्स द इवन पर्सनल एक्सेट ऑफ अ पार्टनर कैन लिक्विडेट टू द मीट द डेबिट ऑफ द फर्म। ये बात आपको याद रखना है। अगर लॉस हो रहा है, सिंपल सी बात है, लॉस होगा तो सभी देखेंगे ना, सब उसी हिस्सेदारी सबकी है उसमें। तो वही चीज़ है। चलो हम फोर्थ थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कंटिन्यूटी। देखो अरे थर्ड पॉइंट को देखते हैं। देखो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कंटिन्यूटी। देखो इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर जो भी पार्टनर इन्वॉल्व है फर्म मेंबर, मतलब जो भी बिजनेस है उनका, उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कोई रिटायरमेंट हो जाती है, जैसे कि रिटायर हो जाता है, या फिर बैंकरप्टी हो जाती है, मतलब बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर क्या होता है, कुछ भी अगर ऐसी असुविधा घटना घटती है, तो उसके जो सॉल्यूशन होगा ना, पूरी पार्टनरशिप के अंदर जितने भी इन्वॉल्व हैं, पूरी फर्म के अंदर जो भी बंदे इन्वॉल्व हैं या भी जो भी बिजनेस कर रहा है, वो सब उसको मैटर को सॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ये बात आपको याद रखनी कंटिन्यूटी में। और क्या है, आल्सो द पार्टनरशिप ऑफ द फादर कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय हिज सन, है ना। इफ ऑल द पार्टनर आर एग्री, मान लो किसी की डेथ हो गई, अब उसकी जगह उसका बेटा आएगा, तो उसका जो बेटा आएगा वो ऐसे नहीं कि मनमानी कर ली कि मेरे पापा मर गए तो मैं आ जाऊंगा, ऐसे नहीं। बिजनेस में जितने भी इन्वॉल्व पार्टनरशिप हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उनकी मर्जी होगी, उसके बाद उस पार्टनर को ऐड किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। हम नंबर ऑफ मेंबर को देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मेंबर की अगर बात करें तो कम से कम दो तो होनी चाहिए, है ना। और द मैक्सिमम नंबर मैनी मे वेरी अकॉर्डिंग टू फ्यू कंडीशंस। जो भी अगर ज़्यादा मेंबर है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जो कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट 1932 में, याद रखना है। चलो हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, म्यूचुअल का मतलब यही होता है दोनों के बीच में जो होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय द ऑल द पार्टनर्स टुगेदर। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें एक साथ बिजनेस चलाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और इट कैन बी कैरिड आउट बाय द एनी
ऑफ द पार्टनर वन और सेवरल एक्टिंग बिहाफ ऑफ द ऑल ऑफ देम। अगर कोई एक बंदा पार्टनर बिजनेस चला रहा है ना, तो सबकी एग्री हो, अगर सब पार्टनर एग्री हैं, वो उसकी वजह से चलाएगा वो चीज़, ठीक है। दिस मीन एवरी पार्टनर और इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप के अंदर जो भी एक सिंगल बंदा है या फिर जो भी एक पार्टनर है वो एजेंट की तरह भी काम कर सकता है ना, उसके प्रिंसिपल्स, है ना, जो भी वो पूरा हकदार होता है पार्टनरशिप के अंदर, कि हाँ ये भी डिसीजन ले सकता है, ये भी काम कर सकता है, लेकिन सबकी सहमति के साथ। चलो हम आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। देखो टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में अगर हम बात करें तो पहला टाइप का पार्टनर हमारा क्या है, एक्टिव पार्टनर। देखो एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है, जो कि एक्टिव है, मतलब बिजनेस में आता है, देखता है ना, फर्म को देखता है, ठीक है। ही टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, जितने पार्टिसिपेशन नए हो रहे हैं उसमें भाग लेना, ठीक है, ये सब चीज़ उसका होता है। और क्या, ही कंट्रीब्यूट द टू द कैपिटल, हैज शेयर इट प्रॉफिट आल्सो, पार्टिसिपेट टू डेली एक्टिविटीज़, जो भी डेली एक्टिविटीज़ हो रही हैं तुम्हारे बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, उसमें भाग लेता है। और प्रॉफिट को भी शेयर करता है, कहाँ पर, कैपिटल के अंदर, है ना, कंट्रीब्यूट करता है। और आगे अगर बात करें तो क्या है, ही हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी अनलिमिटेड। उसकी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, एक्टिव रहता है वो। और डोरमेंट अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर जिसे हम बोलते हैं, कि ही विल नॉट पार्टिसिपेट एनी डेली फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। जो भी फंक्शन डेली हो रहा है बिजनेस के अंदर, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, वो सोता रहता है, ठीक है। और बट ही विल कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, कैपिटल को कंट्रीब्यूट जरूर करता है। इन रिटर्न ही विल हैव शेयर इन द प्रॉफिट्स, इसीलिए उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी अनलिमिटेड, उसकी भी लाइबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। चलो हम सीक्रेट पार्टनर के बारे में बात करते हैं। देखो सीक्रेट पार्टनर क्या होते हैं, ही विल नॉट रिप्रेजेंट द फर्म आउटसाइड एजेंट और पार्टीज। वो पता है सीक्रेट का मतलब यही होता है कि सीक्रेटली काम करते हैं, उन्हें देखो आउटसाइड के एजेंट है उसके, उनसे रिप्रेजेंट नहीं होता, वो रिप्रेजेंट नहीं करता कि मैं हाँ यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, ठीक है। हिज पार्टनरशिपेशन विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल प्रॉफिट्स मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी इज द सेम एज वेल एज अदर पार्टनर। और इसके भी जो लॉसेस होते हैं या फिर प्रॉफिट होते हैं, सबकी तरह ही होते हैं, ठीक है। बस वो ज़्यादा सामने नहीं आता कोई और पार्टनर्स के, ठीक है। अगर हम नॉमिनल पार्टनर के बारे में बात करें तो नॉमिनल पार्टनर क्या है, दिस पार्टनर इज ओनली पार्टनर इज अ नेम, केवल नाम से जो पार्टनर होता है वो। हिज ही अलाउ द फर्म यूज टू द नेम ऑफ हिज फर्म, नाम मतलब उसने अपना दे रखा है ना, अपने अच्छे काम के लिए। ही डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एंड नो शेयर इन द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट में इसीलिए उसका कोई शेयर नहीं होता। हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी अनलिमिटेड, उसकी भी लाइबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो आपको याद रखने हैं। देखो अब जो आगे जो क्वेश्चन है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके बारे में हम नेक्स्ट की वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो हमारी लंबी हो सकती है इसीलिए। देखो इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो देखो हम ये भी पढ़ेंगे अभी, कि कंपनी का एक्ट 2030 में जो एक्ट था वो कौन सा था, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, इसके ये पेपर में देखने को मिल सकता है आपको इस बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, पिछली बार को देखने को मिला था, वो क्या था दोस्तों, कि एक्सप्लेन द एंड डिटेल अबाउट द एनुअल जनरल मीटिंग। इसको मैं हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।